हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। तो लास्ट वीडियोस में अपन लास्ट लेक्चर्स में क्या देख चुके हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उनके सभी ग्राफ प्लॉट कर लिए अपन ने। उनके समाकलित वेग समीकरण, ओके, उनके हाफ टाइम सभी कैलकुलेट कर चुके हैं, ग्राफ भी प्लॉट कर चुके हैं उनके मध्य में, और सभी जानकारी अपन कर चुके हैं। तो आज क्या देखने जा रहे हैं? नया टॉपिक क्या है अपना? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते किसे हैं? पहले तो इसकी परिभाषा का पता होना चाहिए अपन को। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वे रिएक्शन होती हैं जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन की रेट होगी, जो भी रिएक्शन हो उसकी अगर रेट है वो दो अभिकारकों की सांद्रता पर क्या करे? डिपेंड करे। तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन कहलाती है? सेकंड ऑर्डर की। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में अगर मैं SN2 रिएक्शन को लूं तो SN2 रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। SN2 रिएक्शन में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ट्रांजिशन स्टेट जिस स्टेप में बनती है वो स्लो स्टेप होता है। ओके। तो स्लो स्टेप होता है तो उसमें क्या, दो रिएक्टेंट क्या लेते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से? एक तो एल्किल हैलाइड, और एक एक कौन सा होता है? न्यूक्लियोफिलिक नाभिक इसमें। ओके। तो इसलिए उसकी जो कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है उस रिएक्शन का? सेकंड ऑर्डर की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो SN2 रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। पॉपुलर रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन। ऑर्गेनिक में खूब पढ़ाते हैं इसको। तो आज अपना कौन सा टॉपिक है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है ये तो मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की परिभाषा। तो अगर उसको मैं मैथमेटिकल लिखूं तो देखो इसमें दो केस होंगे, पहले ये बता देता हूँ आपको। एक तो अगर मैं जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है अगर सेम है, ओके, इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। दो केस होंगे इसमें। एक तो क्या होगा, इधर लिखता हूँ इसको। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या हो? सेम हो, A प्लस A गिव्स आउट P। ओके। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सेम है, एक कंडीशन ये है। और सेकंड केस क्या होगा? अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिफरेंट हो। तो फर्स्ट केस में क्या लेके चल रहा हूं अभी? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है क्या है? सेम है। तो इस कंडीशन में जो समाकलित वेग समीकरण है वो क्या आएगा, और जो क्या बोलते हैं, हाँ, हाफ टाइम, वो क्या आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे पहले। और उसके जस्ट बाद अपन क्या करेंगे? उसके जस्ट बाद देखेंगे अगर डिफरेंट हुए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स तो क्या समाकलित वेग समीकरण आएगा, हाफ टाइम क्या आएगा वहां पर वो भी कैलकुलेट करेंगे। ओके। तो फर्स्ट अपना क्या है? अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सेम है तो लास्ट वीडियो में अपन लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसे कैसे करते हैं इसको। टी बराबर जीरो पर पहले कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम जब जीरो था तो मैंने माना कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट ए की उसकी क्या है? कंसंट्रेशन स्मॉल ए है, और इसकी भी क्या है? स्मॉल ए है। और प्रोडक्ट की तो जीरो होगी। प्रोडक्ट की जीरो होगी। टी बराबर जीरो का मीनिंग क्या होता है? टी बराबर जीरो का जो मीनिंग है वह है कि यह रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट तो जीरो होगा टी बराबर जीरो पर, मीन समय जीरो पर। अगर मैं टी बराबर किसी टाइम पर बात करूं, टी बराबर स्मॉल टी पर, तो अगर मैं मानूं कि अगर एक्स कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम हो गई है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो पहले थी इनिशियल कंसंट्रेशन, उसमें से एक्स कंसंट्रेशन क्या हो गई है? घट गई है। इधर से भी एक्स घट गई है। तो इधर क्या कितनी फॉर्मेट हो जाएगी? फॉर्मेशन कितना हो जाएगा इधर? इधर इधर फॉर्मेशन कितना हो जाएगा प्रोडक्ट का? एक्स। अब ऐसा मत कर देना कि इधर माइनस है, इधर माइनस एक्स और माइनस एक्स और इधर माइनस है, इधर 2x लिख दो, ये गलत होगा। एक्स लेंगे इधर। ओके। यहाँ से एक्स निकला है, एक्स कंसंट्रेशन यहाँ से गायब हुई है इस वाले रिएक्टेंट की, इधर से गायब हुई है। ये किस में चेंज हुआ है? प्रोडक्ट में फॉर्मेट हो गया है। ओके। प्रोडक्ट में चेंज हो गई है ये कंसंट्रेशन। ओके। तो अब जो मैंने अभी क्या जो डेफिनेशन बोली थी कि ऐसी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करे? दो दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करे।
तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, या इसको मैं सीधा द्वितीय घात के समानुपाती भी लिख सकता हूँ। किस कंडीशन में? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सेम हो तो उस कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं, अभिकारक की द्वितीय घात के समानुपाती होता है। क्या द्वितीय घात के समानुपाती होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ओके, और ये इसको देखो, एक अभिकारक तो क्या होगा, ये वाला ए माइनस एक्स, इस वाले को ले लिया इसको, और एक ये वाला ए माइनस एक्स, एक ये वाला होगा। ओके, ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स दोनों कंसंट्रेशन लिखने के टाइम पर। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ dx बाई dt। ओके, ये बता ही दिया मैंने कैसे लिखते हैं, dx बाई dt क्यों लिखा है। अगर मैं ये हटाऊं, प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा कि ए माइनस एक्स का क्या आ गया, होल स्क्वायर, पावर वन है, पावर वन है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये आ गया अपने पास dx बाई dt इज इक्वल्स टू k ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे क्या करेंगे, आगे देखो क्या करते हैं, dx अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के डी टी। क्या किया है, ए माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लेके आए हैं और डी टी को यहाँ लेके आए। ओके, अब क्या करेंगे, बोथ साइड क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। देखो ये ले लिया। ओके, दोनों साइड समाकलन लेंगे। तो अब ये तो पता होगा 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, जल्दी कमेंट करो क्या होता है 1/x स्क्वायर का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। यहाँ तो दूसरी टर्म है लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी, जल्दी बताओ इंटीग्रेशन। देखो इधर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, तो पहले तो इस 1/x स्क्वायर dx। ओके, तो देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, पहले इसको इधर लेके ऊपर लेके जाओ, इसको पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, होता ही नहीं होता, ये तो पता है सबको, ये तो जनरल फॉर्मूला है। ओके, क्या होगा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, सही लिखा मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1, -2 + 1 करूंगा तो -1 आएगा, -2 + 1 -1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/x लिख सकता है, नहीं लिख सकता, बताओ, -1/x लिख सकता है, नहीं लिख सकता, ये तो माइनस है, -1 है ये तो। ओके, और ये क्या है, एक्स की पावर -1, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगी इसकी, और ये माइनस क्या है, ये यहाँ आ गया। ओके, -1/x, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो यहाँ पर क्या है, कुछ इसी प्रकार की टर्म है, dx अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको कंप्लीट जो भी अपनी वैल्यू है, इसको अगर मैं x मान के चलूं तो 1/x स्क्वायर -1/x, तो देखो -1/x ए माइनस एक्स है, यहाँ ए माइनस एक्स डॉट। अब देखो ये आपको पता है इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी, दोनों में ही क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी जो अपन को दिया है जिसका इंटीग्रेशन करना है, वेरिएबल है जो भी है, तो उसको अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसका एक बार तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और उसके बाद अगर उसमें और भी अंदर भी अगर कोई वेरिएबल है तो उसका भी बाद में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन में भी होता है ये और इंटीग्रेशन में भी होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं ए माइनस एक्स का भी क्या करूंगा, अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, ए माइनस ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स का, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ होगा डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना, ये गलती सबसे पहले होती है। अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं कि क्या याद रखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कर दिया 1/x स्क्वायर का -1/x, तो इसका भी इंटीग्रेशन करने बैठ जाओ और लिख दो ax, और क्या करेंगे -x²/2, तो ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कभी भी आपने 12th क्लास में सभी इंटीग्रेशंस पढ़े होंगे, जो भी पीसीएम ग्रुप से हैं, पीसीएम से बिलोंग करते हैं जो, और पीसीबी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बस ये
स्ट्रॉन्गली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गलती करते हैं पीसीबी वाले। क्या करते हैं कि इसका जो करते हैं, यहाँ तो इंटीग्रेशन होगा, ये तो ठीक है इंटीग्रेशन होगा, बट इसमें जो अंदर वाला जो भी वेरिएबल होगा उसका क्या होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा। समझे मेरी बात को, डिफरेंशिएशन होगा। ओके, ऐसे गलती नहीं करनी, जैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ए माइनस एक्स का अगर मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन करूँ, तो एक तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। और ये माइनस तो आगे साइन लगा हुआ है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, के तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया, dt क्या हो जाएगा, t प्लस ये क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है, समाकलन नियम, -1/a-x डॉट इंटू -1 इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको हटा दें यहाँ से, प्लस 1/a-x, a-x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखो आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो, अब ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इस जगह को दिख नहीं रहा होगा, इसको हटाते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने समझा दिया ही, आपको समझ आ गया कैसे आया, क्या किया था, इसका और इसका इंटीग्रेशन किया 1/x² के फॉर्म में, तो क्या आया था अपना, -1/x, एक्स की क्या, एक्स की जगह क्या है, a-x। ओके, और इसका क्या हुआ, अंदर का, अंदर वाले क्या हुआ, डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ए का तो 0 हो गया और एक्स का 1, और माइनस बार मल्टीप्लाई होगा तो -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू, के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t, तो के टी प्लस सी, सी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 है और ये भी -1 है, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ओके, ये मैंने ऐसे कर दिया, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, एक तो ये आ गया अपने पास। अब क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन देखते हैं। इनिशियल केस में अगर अपन बात करें, इनिशियल केस में, इनिशियल केस में क्या है, जब रिएक्शन स्टार्टिंग नहीं है, मीन्स t बराबर 0 है। अगर t बराबर 0 है तो x बराबर 0 भी, x भी 0 ही होगा। x क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो t बराबर 0 पर मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है ना, तो x क्या डिनोट करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो t बराबर 0 पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। ओके, तो इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन 1 से। ओके, इक्वेशन 1 से तो रखो 1/a-x का मान 0 इज इक्वल्स टू के टी का मान 0 प्लस सी, तो सी का मान क्या आ गया, 1/a, सी का मान 1/a। ओके, अब इस सी के मान को कहाँ अप्लाई करना है, फिर से इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर क्या है अपनी, 1, 1/a-x, 1/a-x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी का वैल्यू क्या निकालिए, 1/a, 1/a। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2, या रहने दो, इसको रहने दो, इक्वेशन नहीं देते हैं इसको, इसको आगे सॉल्व करेंगे अभी। 1/a-x इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a, 1/a कैसे आया, सी की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, 1/a, कैसे कैसे निकाली, इनिशियल केस लेके, इनिशियल केस लेंगे तो t बराबर 0 मीन्स जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 0 होगी, तो उसका मान अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, और 1 में रखने के पश्चात अपने पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगी 1/a-x इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a। ओके, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए इधर से रफ करना पड़ेगा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी, कर दो रफ, बोलिए। ओके, कर रहा हूँ रफ, यहाँ से कर देता हूँ मैं। ओके, इधर से रफ कर दिया मैंने, इसका बाद में काम पड़िएगा नहीं, इसको लिखा रहने देते हैं।
अब देखो क्या थी अपनी इक्वेशन, 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। अगर मैं के टी की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ, के टी की वैल्यू क्या होगी, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। होगी या नहीं होगी बताओ, बोलो। के टी की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 1/a हो जाएगा इधर, ठीक है। अगर यहाँ से एलसीएम ले लूँ, के टी इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आएगा, ए इंटू ए माइनस एक्स, समझे। और यहाँ क्या आएगा, ए माइनस ए प्लस एक्स। ये एलसीएम लेना सबको आता है, ये भी सिखाना पड़ेगा। एलसीएम लेना सबको आता है। 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, इसका एलसीएम लेंगे तो ए इंटू ए माइनस एक्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो, इधर मल्टीप्लाई हो, ये सबको आता है। ओके, सिंपल चीज है। ए टू ए कैंसिल हो जाएगा, ओके, ए टू ए कैंसिल। तो के टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई ए इंटू ए माइनस एक्स। ओके, ये क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहलाती है आपकी, अभी इसको इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर जो थर्ड है अपनी, वो कहलाती है क्या, समाकलित वेग समीकरण। किसके लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है, के टी इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। एंड सेकंड इक्वेशन जो क्या है, समाकलित वेग समीकरण है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या है, के टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। ओके, ये दो इक्वेशन हो गई अपनी। अब क्या निकालना है अपन को, हाफ टाइम, हाफ टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाफ टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ टाइम होता क्या है पहले ये बताओ, हाफ टाइम होता क्या है, लास्ट लेक्चर्स में बता चुके हैं आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उन दोनों में ही ये इस बात का यूज हुआ है। और उस दोनों लेक्चर्स में ही मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई है, हाफ टाइम क्या होता है। जल्दी बताएंगे क्या होता है हाफ टाइम। हाफ टाइम सुनो मैं बता रहा हूँ, ओके। हाफ टाइम वह टाइम पीरियड होता है, वह समय होता है जिस टाइम पर जो रिएक्शन है वो 50% क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं रिएक्टेंट के 50%, रिएक्टेंट जो है 50% क्या हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, वही समय क्या कहलाता है, हाफ टाइम कहलाता है। ओके, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए इधर का पार्ट रफ करते हैं अपन। ओके, देखो ये हो गया रफ। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, हाफ टाइम। हाफ टाइम क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको, परिभाषा, 50% कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ टाइम। तो हाफ टाइम में क्या होता है, हाफ टाइम में मैं टी को लिखूंगा क्या, टी हाफ। जो टाइम है वो तो टी हाफ होगा, क्योंकि वही समय है जिस पर रिएक्शन क्या हो रही है, 50% कंप्लीट हो रही है, तो उसको मैं टी हाफ लिखूंगा, टी ऑफ 1/2 है ये देखो, टी ऑफ 1/2। ओके, और एक्स क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, आधी होगी, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की आधी होगी या नहीं होगी, होगी ना। ओके, तो इसको मैं क्या करूंगा, कहाँ अप्लाई करनी है ये मान लो, इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन नंबर थर्ड में मैं अगर इसको अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये क्या है, के टी, टी की जगह क्या रखना है मुझे, टी हाफ। ओके, के टी हाफ इज इक्वल्स टू के टी हाफ, और एक्स की जगह क्या रखना है मुझे, देखो एक्स की जगह a/2, तो एक्स की जगह a/2 रख दिया मैंने। और ये क्या है, ए की जगह कोई चेंज नहीं करना है, ए माइनस, और ये एक्स की जगह a/2। ओके, अब देखो ए में से a/2 घटाऊंगा, मीन्स 1 में से अगर मैं 1/2 घटाता हूँ तो क्या आएगा, 1/2, मीन्स अगर ए में से a/2 घटाऊंगा तो a/2 क्या आएगा, और वो a/2 किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बताओ, सिंपल मैथ है ये तो। ओके, अगर मैं यहाँ से टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा, 1/के, के नीचे मल्टीप्लाई हो गया ना। ओके, ये क्या आ गया अपना, टी हाफ, मीन्स टी हाफ बोले तो हाफ टाइम। ओके, जो अर्ध समय काल है, ओके, जिसमें रिएक्शन क्या है, 50% क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अगर मैं क्या करूं इसमें,
देखो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, जो टी हाफ है वो अपना किस नीचे दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा इतना तो। देखो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए, मीन्स एंटी प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होता है, जो टी हाफ है, जो हाफ टाइम है, वो क्या होता है, कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ओके, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो टी हाफ कम होगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है तो टी हाफ ज्यादा होगा। ओके, तो ये हो गया अपना क्या, हाफ टाइम। अभी तो क्या चल रहा है, अपनी फर्स्ट कंडीशन चल रही है जिसमें रिएक्टेंट के क्या है, मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स सेम है। ओके, तो ये हो गया अपना हाफ टाइम। अब इसके पहले ग्राफ देख लेते हैं इस कंडीशन के ही, और उसके बाद सेकेंड कंडीशन लेंगे अपन, जब रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो, तो उसमें किस प्रकार अपन समाकलित वेग समीकरण हाफ टाइम का कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया अपना क्या है, फर्स्ट कंडीशन के लिए। क्या, कौन सी कंडीशन, जिसमें रिएक्टेंट के दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है। ओके, तो इसके लिए अपन एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ का काम देखेंगे, एक तो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ध्यान से देखेंगे, यहाँ दो जो क्या है इक्वेशंस हैं, इनके ही क्या देखे हैं यहाँ पर ग्राफ। ओके, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, प्लॉट करूं, तो किधर प्लॉट करूं, पहले किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से हम। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है के टी इज इक्वल टू, इसको मैं इधर की साइड लिख देता हूँ, के टी इज इक्वल टू 1/a - x -1/a। ओके, इसको अपन और किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर मैं 1/a - x लिखूँ, 1/a - x इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a। ओके, के टी है ये, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, देखो इसको रख कर देता हूँ मैं ऐसे। अगर मैं इक्वेशन नंबर जो सेकंड दी अपनी कौन सी, 1/a इक्वल्स टू 1/a - x -1/a, इस इक्वेशन के बेसिस पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किस किस के मिल जाए, एक तो अपना क्या है 1/a - x, और किसके बीच में, टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या आएगा, और ये देखो किस प्रकार की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की, रेखा की। तो इसमें क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या है, c, 1/a, इंटरसेप्ट c है, और पॉजिटिव क्या है, स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो क्या आएगा इसका ग्राफ, कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप, स्लोप क्या आएगा, के, स्लोप के है, और इंटरसेप्ट क्या है, इतना ये यहाँ तक, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है अपना, 1/a। ओके, तो ये क्या किसके मध्य है, 1/a - x, और टाइम के मध्य अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस प्रकार आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा। ओके, और अपन अगर देखो टी हाफ और कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मध्य में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसा आएगा, देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। ओके, अब देखेंगे टी हाफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मिड में, ये इधर टी हाफ है और इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक, तो इसमें देखिए तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर मैं ए का मान बढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, इनवर्सली का कैसे बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है बताओ, बताओ जल्दी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के पहले भी आपको बनवाए थे, एक तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बनवाया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन क्या थी अपना, वो टी हाफ आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो क्या आया था 0.693/k, यही इस प्रकार ही आया था, उसमें तो कंसेंट्रेशन पर क्या नहीं कर रहा था, डिपेंड ही नहीं कर रहा था। बट इसमें क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है। ओके, तो एंटी प्रोपोर्शनल कैसे बनेगा ग्राफ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी।
जल्दी बताओ। वो तो मैंने प्लॉट कर दिया, ये प्लॉट करना है आपको, जल्दी बताओ। एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया, एक ग्राफ आप प्लॉट करेंगे। टी हाफ और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। तो ये है आपका होमवर्क। इसको नेक्स्ट वीडियो में आप इसको क्या करना है, वो कंप्लीट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। टी हाफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मध्य में क्या करना है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है आज का। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मध्य में आपको क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। और जो इक्वेशन है वो भी मैंने आपको बता दी है। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अब मैं सेकंड केस पर चल रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आपको ये क्या करना है, ये बनाना है आपको और कमेंट करना है। ओके, कमेंट करेंगे तभी मैं वो आपको बताऊंगा। ओके, ये वाली मैंने इक्वेशन आपको बता दी है। और प्लॉट करना वैसे सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी बना के दिखाएं एक बार। ओके, और कमेंट करें जरूर से जरूर। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ अभी। तो फिलहाल ही में मैं रफ कर देता हूँ इसको। अब कौन सी देखेंगे, सेकंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, जिसमें जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कैसे, ए प्लस बी, ये तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है ए, ये रिएक्टेंट का सेकंड मॉलिक्यूल है बी। इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ओके, अगर मैं मानूं टी बराबर 0 पर, टाइम 0 पर, मतलब ये रिएक्शन क्या नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इस टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल ए, और इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल बी। ओके, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 0। ओके, और टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई, ए माइनस एक्स। ओके, और इसकी बी माइनस एक्स। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्स। ओके, तो अब क्या करेंगे, वही जो पहले करते आ रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसके किसके प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स। ये करते आ रहे हैं अभी तक। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए माइनस एक्स एंड इंटू बी माइनस एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी। और प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो के आ जाएगा कांस्टेंट। के क्या है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। ये क्या लिख देंगे इधर, ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स। अब जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स को नीचे ले आओ, डी टी क्या कर दे, इधर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है टी का, डी टी का, ए डी टी। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लेंगे। ओके, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ओके, ये कर दिया मैंने समाकलन का। तो इसके बाद क्या करना है अपन को, ये मैंने कर दिया समाकलन। लेकिन इसके बाद अपन को क्या करना, नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, और सीधा ही अपन को क्या करना है, रिजल्ट याद रखना है। ओके, तो इसके दो केस बनेंगे। और अगर कोई चाहता है कि इसका सॉल्यूशन मैं कराऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका सॉल्यूशन। अगर मैं ओवरव्यू दूं, हिंट दूं अगर आपको इसका सॉल्यूशन करने की, तो 12th क्लास में आपने पढ़ा है, एक मेथड होता है। मेथड कौन सा होता है, मेथड बोलते हैं उसको आंशिक भिन्न विधि, आंशिक भिन्न विधि, आंशिक भिन्न विधि, इंटीग्रेशन करने की। ओके, उसमें क्या करते हैं, ए अपॉन वन, ए अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार करते हैं। ओके, ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। अगर कोई चाहता है कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विद इन 24 आवर्स आपको इसका सॉल्यूशन क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये वीडियो क्या हो जाएगी अपनी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इस कारण मैं इसको तो आपको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आई होप कि ये तो आपको सभी को आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करें,
मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको क्या करा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो देखो इसका सीधा अपन को क्या करना है, सीधा क्या करेंगे, याद करेंगे अपन इसका रिजल्ट, के टी इज इक्वल्स टू, रिजल्ट क्या है देखो 2.303। अब देखो इसके दो केस हैं, इसके जो रिजल्ट आएगा उसके भी दो केस हैं, कौन कौन से, एक तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए। अगर मैं ए इज ग्रेटर देन की बात करूं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पर क्या आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। और देखो किस प्रकार याद रखना आपको, ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स। ओके, अब इधर देखो ए के साथ क्या आना चाहिए बी, तो इधर मैंने बी मल्टीप्लाई किया, बी के साथ क्या आना चाहिए ए, मैंने इधर बी मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या क्या आ गया, ये इसका क्या आ गया, जो सॉल्यूशन है वो आ गया। ओके, और इधर क्या लग गया, एक 2.303 लॉग, लॉग में आएगी ये राशि पूरी जो। अब इसको याद कैसे रखना है आपको, ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो, ये तो आपको याद है के डी इक्वल टू 2.303 होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें अपन पढ़ चुके हैं। ये तो ये अपना जो भी के डी इक्वल टू एल एन को, जब केस में एल एन को, एल एन क्या होता है लॉग ई, लॉग होता है ई बेस में, अगर इसको मैं लॉग 10 के बेस में चेंज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 2.303 से मल्टीप्लाई। तो ये तो सबको पता है 2.303, ये तो याद भी रहेगा। ओके, तो आगे कैसे याद रखेंगे, इधर ए माइनस बी आएगा। पहले तो मैं सेकंड फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कैसे याद करना है आपको। अगर सेकंड सेकंड केस क्या है ना, बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, एक एक केस तो हो गया ए इज ग्रेटर देन बी, एक केस क्या हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन, इसमें बी बड़ा है तो यहाँ पर बी आएगा, बी में से घटेगा माइनस ए लॉग बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इधर क्या मल्टीप्लाई करें, बी के साथ ए के साथ बी। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो के टी दोनों साइड सेम है, दोनों कंडीशंस में, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए कंडीशन में 2.303 भी सेम है, लॉग भी सेम है, ये तो आ गया। अगर ए बड़ा है तो ए में से घटाना है अपन को बी को, अगर बी बड़ा है तो बी में से घटाना है ए। ओके, ये हुआ क्लियर। ये कैसे लिखना है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी कंडीशन है तो ए में से घटाना है बी को, अगर बी इज ग्रेटर देन ए की कंडीशन है मींस बी बड़ा है तो बी में से ए को घटाना। ओके, और लॉग के बाद कैसे याद रखना है, देखो ए इज ग्रेटर देन बी कंडीशन है मींस ए बड़ा है, तो ए बड़ा है तो क्या करेंगे ए में से कुछ घटा सकते हैं, अगर ए बड़ा है तो ऊपर क्या लिखेंगे अपन, ए में से माइनस एक्स, ए में से एक्स को क्या करेंगे घटा देंगे, ए माइनस एक्स, और नीचे क्या लिख देंगे फिर बी माइनस एक्स। अगर बी इज ग्रेटर देन ए की कंडीशन है तो बी इज ग्रेटर देन ए की कंडीशन में क्या होगा, बी बड़ा है तो पहले बी में से एक्स घटाओ, बी माइनस एक्स, और नीचे क्या लिख दो फिर ए माइनस एक्स, और बी के साथ क्या आएगा हमेशा ए के साथ बी और बी के साथ ए। ओके, तो बी के साथ ए के साथ बी, ए के साथ बी के साथ ए। ओके, तो ये क्या है अपने सेकंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में क्या है समाकलित वेग समीकरण के मान है। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट कौन सी हुई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो एक अब रामबाण सूत्र दे देते हैं आपको। रामबाण सूत्र क्या, कि उससे आपको पता लग गया कि ये याद नहीं करने पड़ेंगे आपको, क्या के टी समाकलित वेग समीकरण, टी हाफ के मान इतने सारे हो जाते हैं, तो इनको याद ना करेंगे मीन्स इतने सारों को याद करें, उसकी बजाय आपको एक ही याद रखना है। तो उसको बता दें अब आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना भी है। हो गया, रफ कर रहा हूँ इसको मैं। अब बताते हैं रामबाण सूत्र आपको। रामबाण सूत्र देखो, रामबाण सूत्र दिखाते हैं आपको। रामबाण सूत्र क्या है देखो, इससे सबकी नैया पार हो जाएगी, जिसको याद नहीं हो रहा वो भी याद करेगा। देखो
यहाँ तक तो दिख ही जाएगा आपको ना। देखो के टी, ये क्या है, के टी तो किस फॉर्म में आता है, के टी समाकलित वेग का समीकरण लिखते हैं, उसमें के टी बराबर आता है के टी इज इक्वल्स टू, तो के टी इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 1/n-1। देखो ये याद अगर आपने एक ये फॉर्मूला याद कर लिया ना, तो किसी भी जो ऑर्डर रिएक्शन है, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन, उसका जो समाकलित वेग समीकरण और हाफ टाइम आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो 1/n-1 एंड 1/a-x⁻n-1। ओके, ये दिख रहा होगा आपको n-1 -1/a⁻n-1। ओके, तो ये क्या है, ये तो है समाकलित वेग समीकरण का मान। n तो nth ऑर्डर की, अगर कोई रिएक्शन nth ऑर्डर की है तो उसका क्या है, समाकलित वेग समीकरण है। ओके, और टी हाफ का मैं वैल्यू क्या है ये बताओ, तो टी हाफ की वैल्यू है अपने पास, देखो टी हाफ लेते हैं तो के नीचे जाता है ना, 1/k × n-1। ओके, और इधर क्या आएगा 2/a⁻n-1 -1/a⁻n-1। ओके, ये क्या है, के टी समाकलित वेग समीकरण, और ये क्या है टी हाफ अर्ध आयु काल भी बोलते हैं, हाफ टाइम अर्ध आयु काल, टी हाफ की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि इस समीकरण से ये जो nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो मैंने समाकलित वेग समीकरण और हाफ टाइम की वैल्यू लिखी है, इसमें जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, वो आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, वो याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई रामबाण नहीं है। और सभी के लिए क्या अपने पास रामबाण सूत्र है। रामबाण सूत्र क्या है, ओके टी इक्वल्स टू 1/n-1। यहाँ पर देखो n का मान 1 नहीं लेना है, और लो दो लो, देखो दो लो, ठीक है, तो 1/2 - 1 करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, टोटल 1 होगा ये वैल्यू। यहाँ रखो 1/a-x⁻n, n का मान क्या लिया था 2 अपन ने, 2 में से घटाएंगे तो 1, तो 1/a-x माइनस 1/a। तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण है, जिसके लिए अपन ने क्या प्लॉट किया था, ग्राफ भी प्लॉट किया था। अभी सेकंड ऑर्डर अभी तो पढ़ी है नहीं, तो सेकंड ऑर्डर चल रही है, तो सेकंड ऑर्डर में अभी ग्राफ प्लॉट नहीं किया था 1/a-x और टाइम t के मध्य में, किया था नहीं किया था, अभी किया था ना, स्ट्रेट लाइन आई जो ऐसे आया था, ग्राफ देखो ऐसे आया था, इंटरसेप्ट आया था 1/a, स्लोप आया था k, आ गया ना। ओके, तो ये है रामबाण सूत्र, अपने के टी का मान याद रख लो, टी हाफ का, बस एक जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका आपको याद रखना पड़ेगा, के टी और टी हाफ। ओके, और तो के टी जो समाकलित वेग समीकरण है और हाफ टाइम है, उसकी वैल्यू अपन इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूरा ओवरव्यू दे चुके हैं अपन। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में अपन जो ऑर्डर और रिएक्शन की जो ऑर्डर निकालने की जो मेथड्स हैं उनको देखेंगे। ओके, जैसे हाफ टाइम मेथड हो जाएगा, हाफ टाइम मेथड यहीं से निकलेगा। ओके, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, हाफ टाइम मेथड, पोस्ट वाला मेथड, ऐसे 2 3 4 मेथड हैं, उनको आपको क्या करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल और अगर थोड़ा सा भी टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।